ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला 3 महीने का कालखंड, या फिर कहिए साल के अंतिम 3 महीने का कालखंड आपके लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी मैं यथासंभव वीडियोस बनाता ही हूँ। लेकिन ये त्रिमासिक राशिफल का औचित्य बहुत विशेष होता है, क्योंकि जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष का महत्व क्या है, जो ये व्यक्ति समझता है कि जो ज्योतिष विद्या है वो मार्गदर्शन के लिए बहुत उपयोगी है, वो अवश्य इस त्रिमासिक राशिफल को देखते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, ताकि उनको पता चले कि आने वाले 3 महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या उनके परस्पर संबंध बाकी ग्रहों से बन रहे हैं, क्या क्या सकारात्मक हो सकता है जिनका लाभ उठा सके, क्या क्या नकारात्मक हो सकता है जिनसे अपने आप को बचा सकें। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है 2024 का अंतिम 3 महीने का, इसमें तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स से अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर स्टार्ट ही ग्रहण के साथ होगा। 2 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा। अक्टूबर जैसे आगे बढ़ेगा तो गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति। सूर्य अक्टूबर में नीच के होंगे, मंगल अक्टूबर में नीच के होंगे। नवंबर आएगा तो शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा। नवंबर के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे और लंबे अरसे तक वक्री रहेंगे। और फिर दिसंबर आते आते मंगल महाराज भी वक्री हो जाएंगे। और दिसंबर का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वक्र ग्रहों का प्रभाव होगा। तो इन सारी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। हर बार की तरह जैसे मैं समझाता हूँ, यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पुनः समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि तुला है और आप बोले मेरे लिए अलग राशिफल बनाइए, आपकी चंद्र राशि तुला है आप बोले अलग राशिफल बनाइए, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ से ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मेरा मत हमेशा है कि यदि आप लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकंड ऑप्शन बन ही जाती है। कुछ उपाय अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं इस त्रैमासिक राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना तो बहुत विशाल है, बहुत विशिष्ट है। क्यों विशाल, क्योंकि बहुत बड़े ग्रहों के स्थिति में, उनके परिस्थिति में बदलाव आएगा और बहुत सारे राशि परिवर्तन होंगे और ग्रहण भी इस महीने लगेगा। शुरू ग्रहण से ही करते हैं। 12वें घर में आपके 2 अक्टूबर 2024 को ग्रहण लगेगा। ये वर्ष का आखिरी ग्रहण है, दूसरा सूर्य ग्रहण है, बल्कि एक सूर्य ग्रहण पहले हो चुका है और 2 चंद्र ग्रहण ऑलरेडी हो चुके हैं। कि साल का आखिरी ग्रहण है। एक तो ग्रहण होता है जब हम ज्योतिष में कहते हैं कि आपके सूर्य चंद्र या चंद्रमा ग्रहण दोष में है। कब होता है वो, कि सूर्य या चंद्रमा या कभी कभी दोनों ही, अगर अमावस्या है या कभी कभी पूर्णिमा पे भी राहु या केतु के बीच में है, तो उसको हम कहते हैं कुंडली में ग्रहण दोष है। और जब खगोलीय घटना घटती है, यानी कि जब ग्रहण लगता है, तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए आने वाले 1 महीने में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन सूर्य ग्रहण तो आने वाले 6 महीने के लिए प्रभाव डालता है। हाँ, इसका मैदिनी ज्योतिष पर भी बहुत प्रभाव होता है। जब हम संसार की बात करते हैं, जब हम दुनिया की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन पर भी बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आने वाले 6 महीने के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है। किस और आपका जीवन जाएगा। अब एक ग्रह से तो कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट सूर्य ग्रहण से एक आपके आने वाले 6 महीनों की का बैकग्राउंड तय हो जाता है। अब कहाँ पे लग रहा है सूर्य ग्रहण, किन ग्रहों का उसमें लेना देना है, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। तो ग्रहण लग रहा है 12वें घर में। इसका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों ही होता है। अच्छा प्रभाव ये होता है कि 12वां भाव क्या होता है, 12वां भाव अंत दिखाता है। और अंत के बाद क्या आता है, लग्न आता है, यानी कि पहला भाव। अंत के बाद क्या होता है, आरंभ होता है। किसी भी चीज़ की एक
सीमा होती है, हम एक काल चक्र में फंसे हुए हैं, वो जब अंत होता है तो नया काल चक्र स्टार्ट होता है। लाइफ की कई साइकिल्स होती हैं, उसी प्रकार से 12वां भाव भी लाइफ की साइकिल्स का अंत दिखाता है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है आप में से कई लोग किसी दुविधा में फंसे हों, आप में से कई लोग किसी सिचुएशन में फंसे हों, किसी बुरे रिलेशनशिप में फंसे हों, किसी बुरी जॉब में फंसे हों, किसी बुरे बुरे बिजनेस में फंसे हों, किसी बुरे संबंध में फंसे हों, किसी बुरी दोस्ती में फंसे हों, या किसी और ऐसी चीज़ में फंस के रह गए हों जिससे आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ये वो समय होता है जब आप अपनी प्रॉब्लम से, उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो ये ऐसा तो नहीं कि बहुत सरल रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चुनने को मिल जाएगा कि हाँ, या तो उसी बुरी परिस्थिति में फंसे रहो, या फिर कोई हार्ड स्टेप लेके, थोड़ा सा रिस्क लेके उस परिस्थिति से निकलो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब में हैं बहुत टाइम से, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हर महीने के एंड में सोचते हैं कि अगले महीने तो प्रिपेयर करूंगा और एक नई जॉब लेके रहूंगा। वो अगला महीना चलते 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 कब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पता ही नहीं चला। ये वो टाइम है जब आप वो चेंज ला पाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो ये 12वें घर भाव का जो ग्रहण लग रहा है, ये आपके जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएगा, बहुत सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। किसके लिए? जो अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते थे, जो अपने जीवन में एक काल चक्र को छोड़कर, एक बंधन वाले चक्र को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए ये बहुत विशेष फल जो आपका सूर्य ग्रहण है वो लेकर आएगा। 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव आपके आपकी जो सीक्रेट अर्निंग होती है उसको भी दर्शाता है। अब यहाँ पे मिश्रित प्रभाव होगा। कैसे? यहाँ पर सूर्य ग्रहण का लगना, साथ में क्योंकि 12वें घर के स्वामी बुध भी हैं और केतु भी हैं। केतु भी हिडन चीज़ें दिखाता है, 12वां भाव हिडन चीज़ें दिखाता है क्योंकि वहाँ पे स्वामी है 12वें घर के, तो बता रहा है आपका पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन सूर्य आ गए तो अगर आपका बहुत ही बड़ा काम है या कुछ ऐसा काम है जिसमें आप पैसा, सीक्रेट अर्निंग होती तो है लेकिन थोड़ा सा आप इलीगल चीज़ें भी करते हैं, आप टैक्स बचाते हैं, आप कुछ इधर उधर सामान करते हैं या कुछ भी करते हैं, कई तरीके होते हैं, जिसको आता है उसको आता है, तो यहाँ पे फिर आपको सरकारी बाधाएं भी आ सकती हैं। हो सकता है जीएसटी का नोटिस आ जाए, सरकार से नोटिस आ जाए, छापा पड़ जाए आपके गोडाउन पर, तो ये बहुत बच के रहेगा। ये उनके लिए स्पेशली है जिनका बड़े स्तर पर काम है। अब कई बार होता है कि लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो दिखा नहीं रहे उतना जीएसटी या कुछ भी होता है, तो यहाँ पे सरकारी बाधाएं आ सकती है, अचानक से छापा पड़ गया, अचानक से कोई बड़ा नोटिस आ जाए, तो उन लोगों को बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 12वां भाव विदेश का होता है और यहाँ पर विदेश के भाव के स्वामी भी हैं और सूर्य भी बैठे हैं यहाँ पर, जो 11वें घर के स्वामी हैं, और यानी कि 11वें और 12वें घर का योग हो गया इनकम और विदेश। तो जो लोग विदेश से धन कमाना चाहते थे उनके लिए यहाँ पे अचानक से कोई बहुत अच्छा मौका आ सकता है, ये एक अच्छी चीज़ है। धार्मिक चेतना के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है, 12वें घर के स्वामी है यहाँ पर बुध, और सूर्य भी यहाँ पर है और गुरु की दृष्टि भी है, यानी कि आपको धार्मिक यात्राएं करने को भी मिलेंगी। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल कहाँ बैठे हैं? धर्म के भाव में बैठे हैं, और मंगल आपके कुटुंब भाव के स्वामी हैं, यानी कि हो सकता है सपरिवार ही आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में कहीं पे किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिले। धर्म तो दिखाता ही 12वां घर, लेकिन अध्यात्म भी दिखाता है। कभी कभी ये दोनों सेम लगते हैं, कभी कभी अलग हैं, और मेरे हिसाब से दोनों में समानता भी है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुत अलग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर केवल धर्म ही नहीं, अध्यात्म की तरफ भी आप जाएंगे। आप में से कई लोग इस 3 महीने के कालखंड में, अक्टूबर से स्टार्ट होते हुए, आध्यात्मिक एक रुख अपनाएंगे। आप में से कई लोग कोई आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे अध्यात्म होता है, तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? 2 चीज़ों पर। एक तो मैंने गवर्नमेंट वाला कहा, वो तो होगा ही, लेकिन आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ग्रहण लग रहा है, गुरु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, तो आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। इंडिकेशन आपको सितंबर के अंत से ही दिख जाएगा, लेकिन अक्टूबर में बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं। ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। अब कोई व्यक्ति जिसकी एक सीमित सैलरी है या सीमित आय है, उसके लिए अगर अचानक से खर्चे आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आमतौर पर व्यक्ति प्रिपेयर करके आता है कि चलो भैया इतना है तो एक बैकअप मनी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी उससे भी बड़ा कोई खर्चा आ गया तो परेशान करता है। तो खर्चे आपको बहुत परेशान करेंगे।
सरकारी बाधाएं आ सकती हैं बिजनेसमैन के लिए भी, और नॉर्मल भी कोई व्यक्ति, आप कोई अपना लाइसेंस बनवाने जा रहे थे, आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे थे, उसमें बाधाएं आ जाएंगी, क्लैरिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। और सबसे बुरा प्रभाव रहेगा कहाँ पर? 12वां भाव है सेहत पर। सूर्य क्या है? इम्यूनिटी के कारक है। और यहाँ पर अगर हम 12वें घर को देखें तो गुरु भी देख रहे हैं जो अष्टम में बैठे हैं, और वो भी वक्री होने वाले हैं। मंगल नीच अभिलाषी हैं, ये नीच के हो जाएंगे। सूर्य नीच अभिलाषी हैं, तो 12वें घर पर इतना प्रभाव, यानी कि सेहत बिगड़ सकती है, सेहत पर खर्चे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ चल रही थी उनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए फिर थोड़ा सा एक क्रिटिकल भी हो सकता है। तो इसका मिश्रित प्रभाव ग्रहण का दिख रहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि गुरु की दृष्टि है और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, आपका कोई विदेश का काम फंसा हुआ था, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम, या आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ था, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। दूसरा, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि जिनका कोई काम बहुत बड़े स्तर पर अटक रहा था और वो उसको किसी जान पहचान से पूरा कराना चाहते थे। होता है, कई बार होता है कि जिसकी कोई जान पहचान है उसका उपयोग करता ही है। तो अगर आपका कोई बड़ा काम अटक रहा था और आप किसी सरकारी जान पहचान से या किसी पावरफुल व्यक्ति की जान पहचान से उस कार्य को पूर्ण करना चाहते थे, उसके लिए भी जो ग्रहण है अच्छा प्रभाव देगा। तो थोड़ा मिश्रित ही है, सेहत पर, खर्चे पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके बाद गुरु वक्री होंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो है शुक्र। शुक्र आपके लग्न भाव में रहेंगे 13 तारीख तक, और यहाँ पे बहुत अच्छा राजयोग बनाकर बैठे हैं, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, और शुक्र यहाँ से सप्तम को देखेंगे। तो अक्टूबर के शुरुआती भाग में विवाह के भी योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, और शुक्र का जो कि लक्ष्मी है उनका अपनी राशि में होना और पंच महापुरुष योग बनाना, ये साफ बता रहा है कि धन की प्राप्ति तो बड़े मात्रा में अक्टूबर के महीने में आपको होगी। इसके बाद होगा गुरु महाराज का वक्र प्रभाव। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति करीबन हर एक साल में एक बार वक्री होते ही है। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उनकी जो दूरी होती है वो सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पे होती है। शनि, मंगल, गुरु, इनकी आउटर प्लैनेट्स होते हैं, इनका एक अलग डिग्री होता है। इनर प्लैनेट्स बुध और शुक्र की अलग होती है। अब यहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं तो और स्ट्रांग हो रहे हैं। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा और बुरा नहीं होता। ये अच्छा और बुरा तो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन वो स्ट्रांग ग्रह बहुत हो जाता है। अब यहाँ पर वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। कोई ग्रह अगर विपरीत राजयोग बनाए, छठे घर में हो, फिर वो वक्री हो जाए तो वो और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे वो छठे घर में तो नहीं है, लेकिन छठे घर के स्वामी हैं और 8वें घर में है। ये अचानक से आपके जीवन को बदलने वाला योग है। आपके पास कई ऐसे मौके आने शुरू हो जाएंगे जो इससे पहले आप चाह तो रहे थे कि आपको प्राप्त हो, लेकिन नहीं हो रहे थे। आप जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि 10वें से 11वां भाव है। अचानक से 9 अक्टूबर के बाद आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है। आपकी जॉब चली गई थी, आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, अचानक से आपको 9 अक्टूबर के बाद कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है कि आपकी जॉब चली गई, एक नई जॉब का आपको मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि 10वें से लाभ स्थान में बैठे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में जो राजयोग बना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपको में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, लेकिन जॉब लगने के योग बहुत हैं। गुरु वक्री हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यहाँ से बैठकर वो 12वें घर को देखेंगे, यानी कि आपका वीज़ा आदि का कोई कार्य अटका हुआ था, कोई विदेशी कार्य अटका हुआ था, वो पूर्ण होगा। और ये खुद अपने आप में धार्मिक जगहों पर जाने का एक योग बना देते हैं। गुरु यहाँ पर धनस्थान को देख रहे हैं और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ आपका पैसा अटका हुआ था, मौका मिलेगा रिकवर करने का, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, और पुनः सीक्रेट जो आपकी इनकम है, हिडन इनकम है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। गुरु की एक दृष्टि रहेगी 4थे घर पर। अब यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव रहेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, अचानक से प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति की नीच की राशि है, घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादातर चांसेस में ये पैसों के कारण ही होगा, पैसों की बात पर होगा, ईगो क्लैशेस के कारण होगा। और इस टाइम पे अपने माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे मंगल भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो अपने माता जी की सेहत का आपको अवश्य यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा बुरा प्रभाव हो सकता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा गुरु वक्री पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन अपने आप में बहुत बदलाव लाने वाला समय होगा। गुरु क्योंकि अष्टम भाव में है, ये विद्याओं का स्थान होता है, गुप्त विद्याओं का। ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र, साधनाएं, बहुत कुछ विद्याओं में आता है। विद्या और विज्ञान बहुत अलग होते हैं, तो यहाँ पर आपको विद्याओं को ग्रहित करने का मौका प्राप्त हो सकता है। तो सब अच्छा है, लेकिन ध्यान क्या देना है, अगर आप गर्भवती हैं, क्योंकि गुरु संतान के कारक और अष्टम में बैठे हैं, तो गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा 10 अक्टूबर को, और बुध आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये अपने आप में अच्छा है, क्योंकि बुध क्या है, वो आपके भाग्येश है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है। तो उनका लग्न भाव में आना यानी कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, और वो 12वें घर के भी स्वामी है, यानी कि विदेश से लाभ और बढ़ेगा। और अगर आपका कुछ भी विदेश से संबंधित कार्य अटक रहा था, वीज़ा का कार्य, क्योंकि बुध कारक हैं डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो कार्य पूर्ण होगा। लेकिन खर्चों की जो बढ़ने की विधि है ना, या खर्चों की जो बढ़ने की स्थिति है, वो भी बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन शुक्र बुध अपने आप में सकारात्मक ग्रह है, अपने आप में शुभ ग्रह है, और उनका लग्न भाव में होना, भले 3 दिन की युति होगी, अचानक से धन प्राप्ति, कोई अच्छी न्यूज़ और क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों में आपको लाभ देकर अवश्य जाएंगे। पुनः विदेश जाने के भी योग अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी होकर लग्न भाव में बैठे हैं और लग्नेश के साथ बैठेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके धन स्थान में चले जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए, लग्नेश यानी कि शुक्र, जो कि लक्ष्मी है, खुद लक्ष्मी का स्वरूप है, वो आपके धन स्थान में चले गए। और यहाँ पे उन पर दृष्टि किसकी है, यहाँ पर उनकी दृष्टि है गुरु की, जो अभी अभी और स्ट्रांग हुए हैं, यानी कि अचानक से बड़े धन प्राप्ति के योग। और राहु की दृष्टि भी है, राहु तो कैटलिस्ट का काम करते हैं। यहाँ पर आपको स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, यहाँ पर हिडन इनकम तो बहुत बढ़ सकती है आपकी, और आपको कुछ अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाने का योग भी बन जाता है। ऑनलाइन पैसा कमाने के योग है, कई लोग जानते हैं अब आजकल, अब क्रिप्टो है, अब जिसको समझ आता है उसको समझ आता है। कई लोग इस पर पैसा गंवाते भी हैं, लेकिन कई लोग कमाते भी हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा, और क्योंकि राहु का प्रभाव है लग्नेश पर और धन स्थान पर, यानी कि आपकी जो इंट्यूशन है स्पेशली धन कमाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लग्नेश को और धनस्थान को देख रहे हैं, ये पुनः बता रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए आपको टाइम मिलेगा। शुक्र दूसरे भाव में आते हैं तो घर में भी पैसा आता है, लेकिन थोड़ा सा लालच बढ़ता है, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो भी कहीं ना कहीं आपके भक्षण की क्षमता दिखाता है। तभी जब हम क्या खाना खाते हैं वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो शुक्र जब दूसरे घर में आते हैं ना, तो व्यक्ति का लालच थोड़ा सा बढ़ता है, तो अपने लालच पर नियंत्रण करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके बाद 17 अक्टूबर को एक राशि पतन होगा, और वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। ग्रह का नीच का होना कोई पैसे आदि के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बुरा प्रभाव तो रहता है। पहला तो आपके लग्नेश है, आपके लाभेश है, और वो लग्न भाव में बैठे, यानी कि अपने आप में लाभ योग बन रहा है, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पर वो बुध के साथ हैं जो भाग्येश हैं, तो लाभेश और भाग्येश लग्न भाव में, यानी कि भाग्य भरपूर साथ देगा पैसा कमाने के लिए। कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था पूरा होगा, अब जो अटके थे कार्य सूर्य ग्रहण के कारण वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपका कोई सिविल केस चल रहा था, वहाँ पे पैसा आपका अटका हुआ था, वो पूरा हो सकता है, या फिर कोई लीगल केस चल रहा था, वो भी आपके फेवर में जा सकता है। हाँ, नीच के सूर्य हैं, यानी कि बाय हुक या बाय क्रुक आपको अगर यहाँ पे अपने काम बनाने हैं, शायद सीधे रास्ते से ना बने, आपको बाय हुक या बाय क्रुक कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा अलग, तभी आपके जो कार्य हैं यहाँ पर संपन्नता या पूर्णता की तरफ जाएंगे। इसका बुरा प्रभाव क्या होगा कि नीच के सूर्य हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि किसी बुरे कार्य में फंस सकते हैं, किसी गलत कार्य में आपका नाम आ सकता है। सूर्य का नीच का होना, वो भी लग्न पर प्रभाव और सप्तम पर प्रभाव, नाम खराब करने के योग बनते हैं। अपनी संगत को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बुरा करें ना करें,
आपकी संगत के कारण आप बदनाम हो सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन बैठता उठता ऐसे लोगों के साथ है जिनका नाम अच्छा नहीं है, तो फिर उसका भी नाम उसी श्रेणी में आना शुरू कर देता है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर सूर्य के नीच का पूरा प्रभाव क्या रहेगा, थोड़ा बहुत सेहत पर और आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न होगा। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। खर्चे तो अभी बढ़ते रहेंगे क्योंकि लाभेश और व्ययेश साथ में है, लेकिन लग्न भाव में विदेश से पैसा आएगा लेकिन खर्चे आपके बढ़ते रहेंगे क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं। हड्डियों के रोग आदि, आपको नेत्र विकार, बॉडी में एसिडिटी, ये सारे रोग बहुत तंग करेंगे। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा। इस टाइम पे ज़्यादा किसी से बहस ना करें, ज़्यादा किसी से उलझे ना तो अच्छा है। और अपने पिताजी से, अपने बड़ों से भी संबंध आपको बना कर रखने हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य, शनि और मंगल तो राशि बदल लेंगे लेकिन भले ही कुछ दिनों के लिए त्रिकोण योग में होंगे, और ये है धर्म त्रिकोण। तो यहाँ से भी धार्मिक चेष्टा बढ़ती हुई दिख रही है और कई कार्य भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को क्या होगा, मंगल का राशि परिवर्तन, और मंगल भी आपके नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर को। कहाँ पे आ जाएंगे वो, आपके 10वें घर में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। 10वें घर में मंगल दिग्बली होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। जब 10वें घर में आएंगे तो 7वें घर के स्वामी हैं यानी कि राजयोग बना, और धनेश भी है यानी कि करियर में पैसा भी बढ़ेगा। तो ये सब अच्छा दिख रहा है। मंगल अगर नीच के होते हैं 10वें घर में तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी वाणी में उग्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल वाणी के स्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पर वाणी की उग्रता पर ध्यान दीजिएगा। सप्तम के स्वामी भी है यानी कि वो जो मैंने अभी चीज़ कही थी ना, नाम खराब करने का प्रयत्न। लोग आपको पोक करना शुरू कर देंगे। आप काम बहुत अच्छा करेंगे, अपने काम के दम पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोग आपको पोक करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आप कभी ना कभी आपा होकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम के स्वामी यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे और राहु का प्रभाव भी है, और क्योंकि मंगल आपके 7वें घर के और धनस्थान दोनों के स्वामी हैं, उन पर राहु का प्रभाव यानी कि आपका पैसा अचानक से तेज गति से बढ़ सकता है, और विदेश से संबंधित आपका बिजनेस है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सप्तमेश नीच के हो गए यानी कि इन लॉस के कारण प्रॉब्लम होगी, ईगो क्लैशेस होगी और छोटी छोटी बात पर बहस होगी, और शक भी बहुत करेंगे दोनों ही साइड से। मंगल की जो दृष्टि है वो एक रहेगी लग्न भाव पर, तो ये बताता है कि व्यक्ति पैसा बहुत कमाएगा क्योंकि वो धनेश है, लेकिन पैसा कमाने के लिए मॉरली क्या सही है क्या नहीं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है, एक सीमा नहीं आपको लांघनी चाहिए, अदरवाइज तो ठीक है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी 4थे घर पर। अब ये अच्छा है क्योंकि मंगल की उच्च की राशि है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम पर जहाँ पे शनि है। अब यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये मंगल शनि की जो जोड़ी है ये बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएगी आपको, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं पुनः उनसे कहूँगा बहुत केयरफुल, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकर के ऊपर भी बुरा प्रभाव आ सकता है क्योंकि पंचमेश अभी भी वक्री है शनि, और मंगल की दृष्टि आ गई, वो भी मंगल नीच के, यानी कि रिलेशनशिप में अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप में से कई लोग मंगल के गोचर के बाद यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के स्टार्ट तक आप में से कई लोग क्या तो कोई प्रॉपर्टी लेंगे या कोई वाहन लेंगे। ऑलरेडी उसकी प्लानिंग शायद आप में से कई लोगों की चल भी रही होगी। अच्छा है सब कुछ, लेकिन ध्यान ये देना है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है मंगल के गोचर के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, और अपने गुस्से पर भी बहुत नियंत्रण रखिएगा क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर है और मंगल नीच के हैं, और सूर्य भी लग्न में बैठे होंगे, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। लेकिन अगर अग्नि तत्व का ग्रह नीच का हो जाता है ना, उसकी ऊर्जा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये महीना ठीक ही दिख रहा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा है उस सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने में एक और राशि परिवर्तन होगा बुध का, वो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसका प्रभाव नवंबर से ज़्यादा होगा, 29 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसकी विवेचना मैं नवंबर के महीने में करूँगा। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना तो अति विशेष है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। उनका राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन शनि मार्गी हो जाएंगे यानी कि सीधा चलना शुरू हो जाएंगे, उन पे हम आएंगे। पहले इस महीने की शुरुआत बुध से करेंगे जिन पे हमने छोड़ा था,
बुध 29 अक्टूबर को आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे और अब इस साल में यानी कि अक्टूबर के बाद जो गोचर हुआ बुध का, उसके बाद उनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। वैसे तो आमतौर पर बुध हर 1.25 हफ्ते में 2.5 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध की स्थिति बदल रही है क्योंकि बुध नवंबर के अंत तक आते आते वक्री हो जाएंगे और फिर इसी भाव में पूरा साल रहेंगे, यानी कि दिसंबर के अंत तक। मुझे जितना याद है शायद जनवरी में पतित भी होंगे, लेकिन वो तब की बात है। तो यहाँ पर आपको क्या खास ख्याल रखना है कि बुध का ये गोचर लंबा होने वाला है उनके अपने हिसाब से। अब बुध आपके भाग्येश हैं और धन स्थान में आकर बैठेंगे, यानी कि भाग्य भरपूर साथ देगा धन कमाने के लिए। तो इस मौके का लाभ उठाना है। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए उनकी युति शुक्र से भी होगी, तो भाग्येश और लग्नेश धन स्थान में पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज, रुका हुआ पैसा प्राप्त करना, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। बुध 12वें घर के स्वामी है, यानी कि विदेश से पैसा, एमएनसी से पैसा, जो एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, बहुत अच्छा मौका। और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण यहाँ पर इतना एक्टिवेट हो चुका है कि राहु का प्रभाव भी है, बुध यहाँ पर आ गए, लग्नेश यहाँ बैठे हैं, वक्री गुरु भी देख रहे हैं अर्थ त्रिकोण को। और अगर हम अर्थ त्रिकोण को देखें तो यहाँ पर राहु, मंगल और बुध, शुक्र भी है, यानी कि ये जॉब चेंज के योग तो बना ही रहा है। ये सबसे अच्छा चेंज उन लोगों के लिए आएगा जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या फिर रेदर देन जॉब चेंज वो अपना कोई प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे थे कि आप एक प्रोसेस में हैं, एक प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, आप चाह रहे थे कि आपका प्रोफाइल थोड़ा बदल दिया जाए जिससे आपको करियर ग्रोथ में मदद मिले। तो अपने करियर में कुछ बदलाव लाने के लिए, यानी कि अपना प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो बदलने के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है और करियर में आगे बढ़ने के योग आपको यहाँ पर बहुत प्राप्त होंगे। तो एक प्रकार से अच्छा है क्योंकि ये सप्तम से अष्टम में हो रहा है, यानी कि बिजनेस में भी तेज गति से या कहिए एक स्थिर स्वभाव से आपको धन की प्राप्ति होगी। कॉन्सिस्टेंटली आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस में। ध्यान बस ये देना है कि जो बुध है ये 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर एक और आपका पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि खर्चे भी आपके बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मैं केवल नवंबर के लिए नहीं कह रहा, अक्टूबर में ग्रहण लगा था, फिर नवंबर में अब यहाँ पे बुध आगे जो व्यय है, यानी कि 12वें घर के स्वामी, और अब यहीं पे रहेंगे। इसीलिए अब ये जो कालखंड होगा ना आपका, या पूरा ही मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको खर्चे बहुत परेशान करेंगे, खर्चे आपको तंग करेंगे। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, बेफिजूल की खर्चे से बचिएगा। जहाँ पे लगता है कि कुछ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर पैसा बचाइएगा। अभी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है। अब जिसके पास खुला पैसा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपकी सीमित आय है तो थोड़ा सा इन पूरे ही 3 महीनों में, स्पेशली नवंबर के बाद से, आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना है। राहु का प्रभाव भी है और राहु बृहस्पति की राशि में है, यानी कि बृहस्पति राहु दोनों ही आपके धनस्थान को देख रहे हैं, जहाँ पे आपके भाग्येश बुध आकर बैठ गए। आप यकीन मानिए, अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, पैरेलल इनकम बढ़ानी है, साइड इनकम बढ़ानी है, मोर और लेस अगर आपको अपने इनकम को एक्सपैंड करना है, तो बहुत अच्छा मौका आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। शुक्र बुध अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि लक्ष्मी भी है, नारायण भी हैं। तो यहाँ पे धन प्राप्ति के कई मौके आपको मिलेंगे, करियर हो, बिजनेस हो, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा शुक्र का गोचर। 9 तारीख को, 9 नवंबर को शुक्र आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। लग्नेश का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ नया करने का मौका मिलता है, साहस बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। मंगल ऑलरेडी 10वें घर में है, यानी कि अथॉरिटेटिव। ये वो टाइम होगा जब आपके जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, स्पेशली नवंबर के मध्य भाग से, जब सूर्य भी नीचे अवस्था से निकल जाएंगे। तो शुक्र 9 तारीख को यहाँ पे आएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यात्राओं के योग बनेंगे, बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ पर अगर हम शुक्र की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी तो है ही, वो आपके अष्टम के स्वामी भी हैं, और अष्टम भाव ज्ञान का है और ये स्किल्स का है। कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म बहुत मदद करेगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर अष्टमेश तीसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव होता है,
इसीलिए कोई भी निर्णय बहुत अचानक से मत लीजिएगा, उसके कारण किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अदरवाइज शुक्र का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र जब भी 3, 7, 11 में आते हैं विवाह के योग बना देते हैं, क्योंकि ये विवाह से त्रिकोण स्थान है, नए रिलेशनशिप के योग बना देते हैं और कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी करके जाते हैं। तो शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। और अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो यहाँ पे देखें तो शुक्र एक बहुत विशेष अवस्था में है, जहाँ पे वो केतु से भी केंद्र में है और राहु से भी केंद्र में है। केतु से चौथे में है, राहु से 10वें में है। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि राहु और केतु पर प्रभाव है, क्योंकि केवल शुक्र ही है जो राहु और केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो राहु पे प्रभाव है तो क्या हो सकता है, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और अपने एनिमीज पर कंट्रोल पा पाएंगे। और केतु से क्योंकि चौथे में है, राहु से 10वें में है, केतु से चौथे में, तो केतु से क्योंकि चौथे भाव में है, यानी कि आपको साथ में आध्यात्मिक चेतना भी आप जागृत कर पाएंगे और आप में से कई लोग अध्यात्म का या विद्याओं का सही मतलब समझ पाएंगे। अगर आप में से कोई तंत्र की कोई साधना करना चाहता है, अगर आप में से कोई, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि पॉडकास्ट और ये देख के मत किया कीजिए, किसी भी देवी देवता का तांत्रिक कोई भी उपयोग मत कीजिएगा, बहुत बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। अगर कोई गुरु हैं आपके जिनको सच में आता है, उनसे ही सीख कर कीजिएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, या अगर कोई तांत्रिक साधना भी नहीं करना चाहते, कोई मंत्र का ही साधना करना चाहते हैं, किसी सात्विक मंत्र का, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल बहुत कुछ नया सीखने का आपको मौका मिलेगा जीवन के हर पहलू में। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको शुक्र महाराज देंगे। इसके बाद क्या होगा, 15 नवंबर को बहुत विशेष चीज होगी, बहुत विशेष। शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट सीधा चलना शुरू कर देंगे। अब ये सभी पर इंपैक्ट डालेगा क्योंकि शनि है, काल है, लेकिन आप पर इतना अच्छा प्रभाव या बड़ा प्रभाव क्यों होगा, क्योंकि आपके योग कारक है। तुला के लिए शनि योग कारक होते हैं। हो सकता है कि जून के बाद से तुला वाले जातकों के लिए ऐसा तो नहीं कि सब खराब हो गया होगा, लेकिन आपको हर कार्य में विलंब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपके योग कारक ही वक्री हो गए थे। तो एक डिले आपको जीवन में देखने को मिला होगा कि हर कार्य जो 1 दिन में बनना चाहिए वो 10 दिन में बन रहा है। और शनि जब पंचम में वक्री होते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा उदासीनता भी आती है और व्यक्ति अतीत में बहुत चला जाता है। अब इन सारी चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनि जैसे ही वक्री होंगे एक पॉजिटिविटी आएगी, काम बनना शुरू होंगे, और रेदर देन गोइंग इनटू पास्ट, आप अतीत में जाने के बजाय फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो शनि का प्रभाव भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। और शनि क्योंकि यहाँ पर मंगल से दृष्ट है तो ये विस्फोटक योग होता है। अब शनि मार्गी हो गए, लेकिन ये मंगल जो है ये वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो एक अनईजीनेस है। तो इसका बुरा प्रभाव किस पर रहेगा, लव लाइफ पर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़ी सी उनके बीच में कहासुनी बढ़ सकती है। और पुनः ये इम्पल्सिवनेस दिखा रहा है, शुक्र भी इम्पल्सिवनेस दिखा रहे थे, ये मंगल का शनि पर प्रभाव, क्योंकि थॉट प्रोसेस का, सोचने का भाव है, आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो इस महीने में ना कोई भी कार्य बिना सोचे समझे अचानक से अनप्लैन्ड मत कीजिएगा, उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ सकता है। अदरवाइज शनि अपने रूप में देखें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे, क्योंकि 10वें से अष्टम में ये हो रहा है और 10वें बैठे मंगल भी देख रहे हैं। पुनः जैसे ही शनि मार्गी होंगे, जॉब चेंज के बहुत शुभ योग आपके लिए बन जाएंगे और अच्छी जॉब प्राप्त होगी। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। अब नीच अवस्था से निकल गए तो सेहत भी थोड़ी सी बेटर होगी, कॉन्फिडेंस भी बेटर होगा, और ये तो परम उच्च कोटि का धन योग बन रहा है, लाभेश धन स्थान में। मैं कई बार ये योग बता चुका हूँ कि लाभ का, धन से, धन का लाभ से कुछ भी योग होता है ना, सबसे उच्च कोटि का धन योग है। तो यहाँ पर तो सूर्य लाभेश होकर धन स्थान में आ गए और बुध के साथ युति बना ली, जो कि आपके भाग्येश है। तो ये तो धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग, यहाँ पे आपके घर में पैसा आएगा, आपके कुटुंब में पैसा आएगा। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी, वहाँ से आपको लाभ होगा। चौथे से 11वां घर है ये, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ होगा, पुनः घर में पैसा आएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं। और ये करियर का भी एक भाव होता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। तो सूर्य यहाँ पे आ गया, यानी कि प्रमोशंस, और बुध ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सूर्य का गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि,
और सूर्य क्या है, अग्नि तत्व, और ये मंगल का जो राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व है। खैर मंगल की ये जो वृश्चिक है ये जल तत्व का होता है, लेकिन मंगल का प्रभाव होता है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी एक तो चंचल भी रहेगी लेकिन उग्र भी रहेगी, और उसके कारण यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो यही बड़े गोचर हैं। इस महीने के अंत में एक और विशेष चीज़ होगी, वो होगा बुध का वक्री होना। अब क्योंकि वो 29 नवंबर को हो रहा है, तो उसका भी मैं विवेचन दिसंबर के महीने में करूंगा, क्योंकि वहीं पे से उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी है, शनि की अवस्था बेटर हो जाएगी। बस पुनः कहूँगा, खर्चों पर नियंत्रण और इम्पल्सिवनेस, ये दोनों चीज़ें तंग कर सकती हैं। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना तो खास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का वक्री प्रभाव आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुध के साथ। बुध 29 नवंबर को वक्री हो गए थे, और अब वो पूरा दिसंबर यहाँ पे ही रहेंगे और वक्र प्रभाव होगा। अब ये कोई बहुत विशेष बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बुध भाग्येश हैं और धन स्थान में बैठकर स्ट्रांग हो गए, यानी कि पैसा तो बढ़ेगा। वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और स्ट्रांग हो गए, यानी कि पैसा विदेश से भी आएगा। लेकिन 12वें घर के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, जो मैंने खर्चे वाली बात कही थी ना, वो मान के चलेगा कि दिसंबर तक भी रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बुध बुद्धि के कारक हैं, और जब वो वक्री होते हैं, यानी कि वक्री बुद्धि हो जाती है, ये भी ठीक है। जब राहु का प्रभाव आता है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि राहु क्या है, वो भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, और गुरु भी वक्री होकर देख रहे हैं। तो अब राहु तो सदैव वक्री चलते हैं, बुध वक्री हो गए, वक्री गुरु देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि आप अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। कभी कभी हम सबके साथ होता होगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, या कुछ ऐसा स्पैन ऑफ टाइम जाता है जहाँ पे हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बोल देते हैं। गुस्से की बात हो, समझ नहीं आ रहा हो क्या बोलना है, ये वही पीरियड रहेगा। इसके कारण क्या हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये प्रोफेशन का एक भाव होता है, अर्थ त्रिकोण है, तो इसका प्रभाव प्रोफेशन पे भी पड़ सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें जो गड़बड़ क्रिएट कर सकती है। और पर्सनल लाइफ पे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी वाणी में क्लैरिटी नहीं रहेगी, और उसके कारण दिक्कत आपके लिए आ सकती है। तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग जॉब करते हैं, उनको यहाँ पर प्रमोशन के योग अचानक से बन सकते हैं, या फिर उनका पैसा अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि भाग्येश है, अर्थ त्रिकोण में है, और यहाँ पर बैठे किसके साथ है, सूर्य के साथ, आधे महीने के लिए, अराउंड 15 दिसंबर तक के लिए। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने और प्रमोशन दोनों के ही योग आपके बन जाते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर आपका बहुत क्लैरिकल वर्क है, बहुत रिटर्न वर्क है, कम्युनिकेशन का वर्क है कार्य क्षेत्र में, तो गलतियां हो सकती हैं, स्पेशली जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम होता है। क्योंकि एक बार आपसे गलती हो गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, तो फिर उसको रिट्रीव करना, ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा नेगेटिव किसके लिए होगा, जिनकी दशा अंतदशा खराब चल रही है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बुध का वक्री होना जॉब भी लेकर जा सकता है। यानी कि आप में से कुछ लोग जिनका थोड़ा सा बुरा समय चल रहा होगा दिसंबर में, उनकी जॉब तक जाने की बात आ सकती है। सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल जिनकी दशा अंतदशा बहुत खराब है। ये कैसे पता चला है? वैसे तो कुंडली देखकर ही पता चलता है, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है। आपके कार्य अटक रहे हैं, हर चीज़ में डिले हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, सेहत बिगड़ रही है, लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं, यानी कि समय खराब चल रहा है, ये कुछ इंडिकेशंस हैं। आपकी कंपनी के हालात खराब चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बुध वक्री हो गए सूर्य के साथ, पुनः कहूँगा सरकारी बाधाएं, तो अगर टैक्स वैक्स का इशू है, कोई भी सरकारी बाधाएं आने की संभावना होती है आपके लाइफ में, तो उसको ठीक कर लीजिएगा जल्दी से, वरना सरकार से बाधाएं यहाँ पर आ सकती हैं। अच्छी चीज़ यह है कि बुध अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं, छठे घर में बैठ के राहु देख रहे हैं, और सूर्य सरकारी कार्यों के कारक हैं। तो कोई लीगल कार्य जो आपका बहुत लंबे अरसे से अटक रहा था, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और कभी कभी अच्छा होता है, बेटर टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि केसेस जब चलते हैं जब सालों साल ना, तो व्यक्ति परेशान होता है। तो यहाँ पर आपको कोई लीगल कार्य में कॉम्प्रोमाइज़ करने का या उसको सॉल्व करने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये राहु से बच के रहेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। छठे घर के राहु हैं, उग्रता भी देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी देंगे, और आपके अंदर ये एहसास भी लेके आएंगे कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और वही चीज़ आपकी वाणी में झलकेगी। जैसे मैंने कहा ना, देखिए वाणी से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बड़े बड़े जो युद्ध हैं वो वाणी से ही हुए हैं। तो वाणी पर तो आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, वरना ये वाणी ही आपको ज़्यादा कंट्रोल करना अगर इसने शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो वाणी पर कंट्रोल, और जिनका दशा खराब चल रही है उनके जॉब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद 2 दिसंबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा, और शुक्र आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। लग्नेश है, मित्र की राशि में यानी कि शनि की राशि में आकर बैठ गए, और यहाँ के स्वामी जब यहाँ पे आते हैं तो यानी कि लग्न के स्वामी जब चौथे घर में, तो प्रॉपर्टी का योग बन ही जाता है, और शुक्र प्रॉपर्टी के सेकेंडरी कारक हैं। वाहन खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत विशेष योग यहाँ पर बन रहा है। शुक्र एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी है, चौथे घर में है, और मंगल की दृष्टि है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन, दोनों के ही योग यहाँ पे बन जाते हैं। अगर आपका कोई गांव में मकान था, गांव में ज़मीन थी, मकान को रेनोवेट करना चाहते थे, ज़मीन पे घर बनाना चाहते थे, कुछ भी जहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ गई, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और अपने खुद के घर के सौंदर्यकरण के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ पे विवाह के योग बन जाते हैं। कैसे? मंगल क्या है? सप्तमेश है, यानी कि विवाह के स्थान के स्वामी। शुक्र क्या है? लग्नेश है। सप्तमेश का लग्नेश से मिलन दृष्टि द्वारा ऑफ कोर्स ये विवाह के योग बना देता है। वैसे भी अगर देखिए, मंगल शुक्र की जो अपने आप में जोड़ी है वो विवाह की जोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश है और शुक्र जो है सप्तमेश है, तो विवाह के अति उत्तम। और यहाँ पे अगर बात बनती है ना, तो बहुत तेज गति से बनेगी, एकदम बिना ब्रेक के। तो विवाह के योग आपके लिए यहाँ पे बन जाते हैं। मंगल जो है वो आपके धनेश भी हैं, और आपके लग्नेश को देखेंगे, यानी कि पैसा तो बहुत बढ़ेगा और घर में भी पैसा आएगा। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो और भी लाभ होगा, और अगर आप कोई फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या अगर वैसे भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस, लग्न आप खुद, तो इनका जो दृष्टि द्वारा योग हो रहा है, ये बता रहा है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना हो, लाभ होगा, और जो फैमिली बिजनेस करते हैं उनको भी विशेष लाभ होगा। ध्यान किस चीज़ का देना है? शुक्र का चौथे घर में आना एक्सीडेंट दिखाता है, मंगल का प्रभाव तो और भी बड़ी। तुला वाले जातकों को दिसंबर के महीने में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक्सीडेंट के आपके प्रबल योग हैं। ऑब्वियसली फिर से कहूँगा, ये सब पे एप्लीबल नहीं होगा। जिनकी दशा खराब चल रही है, मारक दशा है, आपके लिए मारक कौन है? मंगल खुद, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश है। आपके अगर अष्टम में कोई बैठा ग्रह, कुंडली की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं करा, तो अष्टम में कोई बैठा ग्रह है, कई चीज़ें होती हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट के योग आपके बन रहे हैं, तो ज़्यादा ध्यान देना आपको पड़ेगा। अच्छा, मंगल का चौथे घर पर प्रभाव है, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे ना, तो ये वो समय है जब आपको कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि शुक्र चौथे घर में है, और ये मंगल की दृष्टि और मंगल की उच्च की राशि, यानी कि एक डिजायरेबल प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और है, शुक्र चौथे घर में आके जब 10वें घर को देखेंगे तो क्या होगा? ऑफिस पॉलिटिक्स पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र चौथे घर में है, मंगल की प्रभाव है, घर में भी कलह कलेश पड़ेगा दूसरों के कारण। कुछ बाहरी तत्व यहाँ पर घर में कलह कलेश उत्पन्न करवाएंगे। और शुक्र का चौथे घर में आना और अष्टमेश होना, घर पर कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किसी से भी कोई सामान आदि यहाँ पे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कई लोग होते हैं जो किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुँचाने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। घर में लड़ाई के माहौल काफ़ी रहेंगे, तो जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसा ज़्यादा आना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और यहाँ पे वही चीज़ आपके लिए दिख रही है। घर की महिलाओं की सेहत पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि उनको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रह सकते हैं।
इसके बाद 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। अब मंगल का वक्री होना वैसे तो अलग अलग सिचुएशन में अलग रिजल्ट देगा, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच का है और वो वक्री हो गया तो वो उच्च के ग्रह से भी शुभ या स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। अगर आपकी जॉब बहुत लंबे टाइम से लग ही नहीं रही थी, कई लोग होते हैं उनकी जॉब चली गई, उनको लगा कि अब भाई चलो कोई ना ट्राई करते हैं, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने, 4, 5, 6, लग ही नहीं रही। तो अगर आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी जॉब लग ही नहीं रही थी, तो आपको यहाँ पर मंगल के वक्री होते ही जॉब लगने के योग हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा क्योंकि सप्तमेश है, और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने का, उसमें नए प्रोडक्ट या सर्विसेज इंक्लूड करने का, उसकी मार्केटिंग का, हर चीज़ का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि इन लॉस का बहुत लेना देना हो जाएगा और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल वक्री होकर लग्न को भी देख रहे हैं, यानी कि आपके अंदर बदलाव करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। और ये मंगल वक्री होकर ना केवल लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को भी देख रहे हैं। तो अगर अपने अंदर बदलाव लाने हैं तो ये वक्री मंगल आपको बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देंगे, क्योंकि बदलाव लाने की क्षमता को भी अपने दम पर, भाग्य नहीं, अपने दम पर अगर किसी ग्रह में है तो केवल मंगल है। तो मंगल बली हो जाएंगे तो आपके अंदर बहुत बदलाव लेने की क्षमता होगी, बदलाव लाने की क्षमता होगी, और बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे वो मंगल के वक्री होते ही ले पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घर में चोरी का योग बन जाता है। दिसंबर पूरा, इवन नवंबर का शुरुआत, अंतिम भाग और दिसंबर पूरा, यहाँ पर घर में चोरी का कोई ना कोई योग आपका बनता है, या फिर आपकी कोई उपयोगी वस्तु खो सकती है। आप कहीं अपना हार पहन के गए पार्टी में, हार चोरी हो गया, गिर गया, मोबाइल, कोई ना कोई टेक्निकल इक्विपमेंट आपका ख़राब हो सकता है, बड़ा मतलब कि जिस पे खर्चा बहुत बड़ा होगा आपका। आप लाए पैसा खर्च करके एलईडी टीवी लाखों का और ख़राब हो गया, आपने लिया कोई बहुत महंगा फ़ोन, ख़राब हो गया। तो ये सारी संभावनाएं दिसंबर के महीने में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन ओवरऑल ये बदलाव लाने के लिए, कड़े और बड़े डिसीजन लेने के लिए, थोड़ा सा एक एग्रेसिव रुख अपनाने के लिए, तुला वाले क्या होते हैं ना, एग्रेसिव यूजुअली नहीं होते, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन ये कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना अपने हक के लड़ने के लिए आपको मौका मिलेगा, और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल, अथॉरिटी और एग्रेशन में फ़र्क होता है, ये आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि शनि पर बहुत वॉलेटाइल रहेगी, तो जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और मंगल वक्री हो रहा है, मंगल सप्तमेश है, शुक्र को देख रहे हैं। इवन मैरिड लाइफ में वक्री मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं है। तो रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों पर ही वक्री मंगल का प्रभाव बुरा रहेगा। गुस्सा, एग्रेशन, वो भी बड़े स्तर पर, छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो ये आपको चीज़ थोड़ी सी तंग कर सकती है, इसका आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य का, और सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, धनु में। ये होगा 15 दिसंबर को, और 1 महीने तक रहेंगे, यानी कि दिसंबर तो यहीं पे गया। सूर्य का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, बहुत कुछ नया सीखने का मन करता है। लाभेश है लेकिन काम त्रिकोण है, यानी कि नई इच्छाएं जागृत होंगी, नया सीखने को प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कुछ सरकारी कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपके जो पैसे बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि लाभेश यहाँ पे अपने से पंचम में आएंगे, यानी कि पैसे कमाने की क्षमता आपके आइडियाज़ द्वारा पूरी होगी। आपको बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव आइडियाज़ आएंगे अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। और यहाँ से सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर, यानी कि सूर्य की पूर्ण दृष्टि से जो सामने वाला भाव होता है वो चमक जाता है, तो भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। और बहुत संभावना है कि साल के अंत में अचानक से किसी धार्मिक जगह पर जाने का मौका मिले, या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, लेकिन वो 28 दिसंबर को होगा, तो उसका ज़्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं जनवरी से मिलेगा। तो वो मैं जब कभी बनाएंगे जनवरी की त्रैमासिक, वहाँ पे इंक्लूड करूँगा। तो ओवरऑल सब ठीक है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करी, स्पेशली वाणी आदि, इम्पल्सिवनेस, इन सब पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब पर आपने ध्यान दिया तो अवश्य इनको सुधार कर और बेटरमेंट ला पाएंगे। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही के बारे करने हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी उपाय हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके बाद जब भी आपसे संभव हो कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार एक ही दिन करने हैं सारे उपाय।
हाँ, अगर पॉसिबल हो तो एक ही दिन कर लेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं पॉसिबल हो तो इसको बारी बारी से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक ही दिन सारे उपाय कर लें, क्योंकि एक एक ही उपाय हैं और एक ही बार करने हैं। पहला उपाय क्या है, आपको पार्वती माता की पूजा करनी है, मंदिर जाना है। पहले जब भी शिव परिवार में किसी भी सदस्य की पूजा करें, सबसे पहले पूरे शिव परिवार का आपको जल अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद आपको पार्वती माता को एक गुलाब की पुष्प की माला अर्पण करनी है और 3 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है और गौरी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है 4-4 बार। दूसरा, आपको मंदिर में दुर्गा चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है और जो लास्ट उपाय है वो आपको अपने घर में ही करना है। आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है जिसमें केसर भी हो और पंच मेवे भी हो और साथ में आपको 4 घी के दिए दुर्गा माता को अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य आपका जो ये 3 महीने का कालखंड है अच्छा बीतेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।